आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। नई तकनीक, कोई भी नई चीज आखिर बनती कैसे है? क्या ये बस किसी के दिमाग में आई एक बिजली की कौंध होती है, एक यूरेका मोमेंट, या फिर इसके पीछे कोई गहरी, ज्यादा बुनियादी और शायद थोड़ी ज्यादा शारीरिक प्रक्रिया काम करती है? आज हम इसी प्रक्रिया की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। शिवनारायण का एक लेख है, टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन थ्रू लर्नोग्राफी, और ये लेख एक बहुत ही हैरान करने वाला तर्क देता है कि आविष्कार हमारे दिमाग में उतना नहीं होता जितना हमारे हाथों में होता है। बिल्कुल। हमारे हाथों में। ये सुनने में ही काफी अलग है। हाँ। तो आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि हमारे हाथों, हमारे दिमाग के मोटर फंक्शन, मतलब हमारी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने की जो क्षमता है, हाँ, और तकनीकी आविष्कार के बीच ये रिश्ता है क्या? हम एक ऐसी प्रक्रिया को देखेंगे जिसमें, जैसा कि लेख बताता है, 7 चरण होते हैं। हाँ। जो किसी भी विचार को एक ठोस हकीकत में बदल देते हैं। तो लेखक का जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि तकनीक सिर्फ सोचने से पैदा नहीं होता है। नहीं, ये सोचने और करने के संगम से जन्म लेती है। मतलब एक विचार तब तक सिर्फ एक विचार है जब तक उसे हाथ से कागज पर उतारा ना जाए या उसका कोई मॉडल ना बनाया जाए। बिल्कुल। लेखक इसी सिद्धांत को लर्नोग्राफी कहते हैं। इसके मुताबिक मोटर साइंस, यानी हमारे शरीर की हरकतों का जो विज्ञान है, वही वो असली ताकत है जो विचारों को हकीकत में बदलती है। लेख में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है कि संज्ञानात्मक ज्ञान यानी कॉग्निटिव नॉलेज वो दिमाग की स्थिति जोड़ जाए, पोटेंशियल एनर्जी, जबकि मोटर ज्ञान, मोटर नॉलेज, वो गति जोड़ जाए, काइनेटिक एनर्जी। मतलब ज्ञान होना एक बात है, हाँ, और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता, हाँ, उसे किसी काम में लगा देना, वही असली ऊर्जा है। बिल्कुल सही। और ये क्षमता तो इंसानों में अनोखी है। एक तेज दिमाग और ऐसे हाथ जो बारीक से बारीक काम कर सकें। इसी मेल ने हमें इस ग्रह पर इतना प्रभावशाली बनाया है। हम सिर्फ सोचते नहीं हैं, हम औजार बनाते हैं, लिखते हैं, हम निर्माण करते हैं। सही कहा। और इसमें भी सबसे अहम भूमिका हमारे हाथों की है, खासकर उंगलियों की। आप सोचिए, लिखना, स्केच बनाना, कोडिंग करना या किसी चीज का प्रोटोटाइप तैयार करना, ये सब मोटर टास्क है। हाँ, है तो। और जब हम ये काम करते हैं तो हमारे दिमाग के कुछ खास हिस्से, जैसे बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम, वो सक्रिय हो जाते हैं। लेखक के अनुसार ये दिमाग में ब्रेन पेज मॉड्यूल बनाते हैं। ब्रेन पेज मॉड्यूल, ये क्या है? क्या ये दिमाग की अपनी मसल मेमोरी बनाने जैसा है? जैसे एक संगीतकार बिना सोचे सही सुर लगा लेता है, या एक अनुभवी ड्राइवर बिना ध्यान दिए गियर बदल लेता है। क्या ये वैसा ही कुछ है? बहुत अच्छा उदाहरण है। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये मॉड्यूल सिर्फ किताबी जानकारी नहीं सहेजते, ये काम में आने वाला व्यावहारिक ज्ञान सहेजते हैं। ये वो ज्ञान है जो अनुभव से आता है, करके सीखने से आता है। लेखक इसे पेंसिल पावर कहते हैं। पेंसिल पावर? हाँ, जो भविष्य की तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं की नींव है। ये पेंसिल पावर वाली बात मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है, जब हम घंटों कागज पर चित्र बनाते थे या मिट्टी से कुछ गढ़ते थे। शायद वो हमारी पहली इंजीनियरिंग की क्लास थी, बिना किसी किताब के। तो लेखक का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को, यानी एक विचार को तकनीक में बदलने की यात्रा, 7 तयशुदा चरणों से गुजरती है। हाँ, इससे आप आविष्कार की एक रेसिपी समझ सकती हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट है। अच्छा। तो पहला चरण है स्कैनिंग या परिभाषा चरण। इसमें किसी विषय को सरसरी तौर पर नहीं, बल्कि गहराई से पढ़ा और समझा जाता है, ताकि सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा हो सके। लेखक इसे स्किमिंग से अलग बताते हैं, जहां हम सिर्फ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। यहाँ हर शब्द को पढ़ना और सोख लेना जरूरी है। यानी नींव रखने जैसा काम। हाँ। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से आत्मसात करना। हाँ। फिर क्या होता है? जानकारी इकट्ठा करने के बाद दूसरा चरण है आउटलाइन। हाँ। या संरचना चरण। इसमें उस बिखरी हुई जानकारी को एक ढांचे में पिरोया जाता है, जैसे किसी इमारत का नक्शा बनाना या किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का फ्लो चार्ट तैयार करना। इससे आगे का रास्ता साफ हो जाता है। ठीक है। और इसके ठीक बाद आता है तीसरा, संज्ञानात्मक चरण। इस स्तर पर मौजूदा ज्ञान का इस्तेमाल करके तथ्यों, चीजों और उनके गुणों को समझा जाता है। यह एक तरह से विश्लेषण का चरण है, जहां हम इकट्ठा की गई जानकारी को अपने पहले से मौजूद ज्ञान के साथ जोड़कर देखते हैं और पैटर्न ढूंढते हैं। ठीक है। तो पहले 3 चरण जानकारी को जमा करने, उसे व्यवस्थित करने और उसका विश्लेषण करने के बारे में है।
ये तो एक तरह से तैयारी का हिस्सा लगता है। असली जादू कब शुरू होता है? असली जादू शुरू होता है चौथे चरण से, नवोन्मेषी चरण। यहीं पर विश्लेषण सृजन में बदलता है। यहाँ समस्याओं को सुलझाने, नए विचार पैदा करने और उस मोटर ज्ञान को लागू करने पर ध्यान दिया जाता है। यहीं से नई खोज की शुरुआत होती है। एक मिनट, क्या इनोवेशन हमेशा एक तयशुदा चौथे चरण में ही होता है? कई बार तो कोई शानदार विचार बिल्कुल शुरुआत में ही आ जाता है। क्या ये मॉडल इस बात को ध्यान में रखता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ये मॉडल कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बेशक विचार किसी भी मोड़ पर आ सकता है, लेकिन लेखक का तर्क है कि एक टिकाऊ और काम करने वाला आविष्कार जो किसी वास्तविक समस्या को हल करे, वो अक्सर गहरी समझ और विश्लेषण के बाद ही जन्म लेता है। अच्छा। बिना पहले 3 चरणों की मजबूत नींव के आया हुआ विचार शायद आधा अधूरा हो या अव्यावहारिक हो सकता है। समझ गया। तो ये चरण उस रचनात्मक छलांग का है जो तैयारी के बाद आती है। इसके बाद क्या होता है? विचार तो आ गया। विचार आने के बाद उसे एक शक्ल देनी होती है। ये होता है 5वें चरण में, जिसे फॉर्मेटिंग या प्रारूपण कहते हैं। इस चरण में नए रचनात्मक विचार को एक व्यवस्थित और इस्तेमाल करने लायक ब्लूप्रिंट या पैटर्न में ढाला जाता है। मतलब जो रचनात्मक विचार चौथे चरण में आया था, उसे एक ठोस काम करने लायक योजना में बदला जाता है। जैसे एक आर्किटेक्ट के दिमाग में इमारत का ख्याल आना चौथा चरण है। हाँ, लेकिन उसका विस्तृत नक्शा बनाना 5वां चरण है। बिल्कुल सही। और छठा चरण मुझे बहुत व्यावहारिक लगा, जिसे लेखक ने अपडेटिंग या तक्षशिला चरण कहा है। हाँ, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, तक्षशिला ज्ञान और सुधार का केंद्र था। ये चरण अपनी गलतियों से सीखने, सुधार करने और कमियों को दूर करने के बारे में है। लेखक ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे स्मार्टफोन कंपनियां बीटा टेस्टर का इस्तेमाल करती हैं। हाँ, जो सॉफ्टवेयर में बग्स ढूंढते हैं। हाँ, और सुधार करवाते हैं। ये वही प्रक्रिया है। कोई भी आविष्कार पहली बार में परफेक्ट नहीं होता, उसे लगातार बेहतर बनाना पड़ता है। तो अब हम आखिरी चरण पर आते हैं। हमने जानकारी इकट्ठा की, विश्लेषण किया, नया विचार बनाया, उसे प्रारूप दिया और उसमें सुधार भी कर लिया। अब क्या बचा? अब आता है वो चरण जो शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प हिस्सा है। 7वां चरण है सहज, इंट्यूटिव चरण। ये वो अवस्था है जहां तकनीक या प्रक्रिया इतनी विकसित और परिष्कृत हो जाती है कि उसका इस्तेमाल बिल्कुल स्वाभाविक यानी इंट्यूटिव लगने लगता है। और यहीं लेखक डार्क नॉलेज की एक आकर्षक अवधारणा का जिक्र करते हैं। डार्क नॉलेज? ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि असली महारत तब आती है जब हम सचेत रूप से सोचना बंद कर देते हैं और हमारा अवचेतन काम करने लगता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। डार्क नॉलेज हमारे अवचेतन मन में जमा हुए अनगिनत घंटों के अनुभव, गलतियों और सफलताओं का भंडार है। ये वो ज्ञान है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन ये हमें मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में सहज रूप से गाइड करता है, बिना सचेत प्रयास के। जैसे एक अनुभवी शेफ बिना नापे अंदाज से मसाले डालता है। हाँ, और खाना हमेशा स्वादिष्ट बनता है। या एक ग्रैंड मास्टर शतरंज की चाल तुरंत भांप लेता है। ये उनका डार्क नॉलेज है जो काम कर रहा होता है। बिल्कुल। वाह, तो ये पूरी प्रक्रिया एक सफर है। जानकारी से समझ, समझ से आविष्कार और आविष्कार से सहज ज्ञान तक। अगर नई तकनीक इसी तरह बनती है तो सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था उन्हें इस सफर के लिए तैयार कर रही है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है, और लेखक के अनुसार इसका जवाब है नहीं। वो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की काफी आलोचना करते हैं, जहां शिक्षक सिर्फ बोलकर या लेक्चर देकर ज्ञान देते हैं। लेखक का तर्क है कि ये एक तरफा तरीका आज के डिजिटल युग में बिल्कुल भी कारगर नहीं है। ये छात्रों को सिर्फ जानकारी का उपभोक्ता बनाता है, निर्माता नहीं। मतलब हम सिर्फ स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी भर रहे हैं। हाँ, उसे गतिज यानी काइनेटिक ऊर्जा में बदलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। हम उन्हें सोचना सिखा रहे हैं, लेकिन करना नहीं। ठीक वही। हमें करके सीखने वाले मॉडल की जरूरत है, लर्निंग बाय डूइंग, जहां छात्र सिर्फ जानकारी याद करने के बजाय चीजों को खुद बनाएं, प्रयोग करें, समस्याओं को हल करें। लेख में एक फैक्ट्री का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। अच्छा। एक फैक्ट्री है जो बिना कोई नया कर्मचारी रखे या ज्यादा पैसा लगाए सिर्फ अपने मौजूदा उपकरणों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखकर अपना उत्पादन बढ़ा लेती है। यही करके सीखने की ताकत है। जब कर्मचारी खुद काम करते हैं
तो वो छोटे छोटे सुधार और नए तरीके खोज निकालते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। लेकिन एक मिनट, क्या करके सीखने वाला मॉडल हर विषय के लिए काम करता है? क्या दर्शन, साहित्य या सैद्धांतिक भौतिकी जैसे विषय भी इसी तरह सीखे जा सकते हैं, जहां वैचारिक गहराई ज्यादा जरूरी है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। शायद इन विषयों में करना किसी मशीन को चलाने जैसा ना हो, लेकिन वहां भी करना मौजूद है। दर्शन में करना मतलब तर्क वितर्क करना है, एक निबंध लिखना है, अपने विचारों को एक संरचना देना है। अच्छा, हाँ। साहित्य में करना मतलब खुद कुछ लिखना, किसी कहानी का विश्लेषण करना है। ये सब भी मोटर गतिविधियां हैं जो ज्ञान को दिमाग में ठोस बनाती हैं। तो मॉडल शायद हर विषय में अलग तरीके से लागू हो, लेकिन मूल सिद्धांत वही रहता है कि ज्ञान को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करने के बजाय सक्रिय रूप से उसके साथ जुड़ना। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमें भविष्य के लिए आविष्कारक और इनोवेटर्स तैयार करने हैं, तो हमें रटने रटाने की प्रक्रिया से आगे बढ़ना होगा। शिक्षा को प्रोजेक्ट आधारित और व्यवहारिक बनाना होगा, जहां छात्रों को सिर्फ सोचना नहीं बल्कि करना भी सिखाया जाए। उस पेंसिल पावर को बढ़ावा देना होगा। हाँ, बिल्कुल। शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं होना चाहिए, बल्कि उस जानकारी को इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना होना चाहिए। मोटर साइंस और व्यावहारिक ज्ञान को पाठ्यक्रम का केंद्रीय हिस्सा बनाना होगा, ताकि छात्र सिर्फ एग्जाम पास ना करें, बल्कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के काबिल बने। तो आज की इस पड़ताल का सार ये है कि तकनीकी तरक्की सिर्फ किसी एक पल की दिमागी उपज नहीं है। ये एक सोची समझी और शारीरिक प्रक्रिया है, जहां हमारे हाथ और हमारा दिमाग मिलकर काम करते हैं। आविष्कार सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक क्रिया है। ये सोचने और करने के बीच का एक 7 पड़ावों वाला सफर है, जो जानकारी से शुरू होकर सहज ज्ञान पर खत्म होता है। और अंत में एक विचार। लेखक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बचपन की पेंसिल पावर, यानी लिखने, चित्र बनाने जैसी गतिविधियों में जो मोटर स्किल्स विकसित होती हैं, उसका सीधा संबंध व्यक्ति की भविष्य की इंजीनियरिंग और रचनात्मक क्षमताओं से होता है। ऐसे में आज जब हम धीरे धीरे कलम और कागज से कीबोर्ड और टच स्क्रीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका अगली पीढ़ी के रचनाकारों और आविष्कारकों पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम एक अलग तरह का मोटर ज्ञान विकसित कर रहे हैं? उंगलियों का स्वाइप करना, टैप करना, और यह हमें किस तरह की नई तकनीक की ओर ले जाएगा? क्या भविष्य का यूरेका मोमेंट कीबोर्ड पर उंगलियों की थपथपाहट से निकलेगा? ये सोचने वाली बात है।